डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स चैप्टर के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स यानी प्रत्यास्थ डोरी की क्षैतिज गति क्या होती है इसका अध्ययन किया था। साथ ही उससे संबंधित कुछ प्रश्नों के हल भी ज्ञात किए थे। इसी क्रम में आज हम वर्टिकल मोशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग्स यानी प्रत्यास्थ डोरी की ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है इसका अध्ययन करेंगे। दिया है मोशन ऑफ ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L and modulus of elasticity lambda and is hung by one end and to the other end is tied a particle of mass m. We have to discuss the motion. अर्थात स्वाभाविक लंबाई L की एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थता मापांक लैम्डा है एक सिरे से लटकी है और दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक कण बंधा है। हमें उसकी गति की विवेचना करनी है। तो मान लेते हैं कि OA एक L लंबाई की डोरी है जिसका एक सिरा O पर बंधा है और दूसरे सिरे A पर जब हम m मास का कण बांधते हैं तो डोरी की लंबाई बढ़कर B तक आ जाती है, यानी डोरी की लंबाई अब OB हो जाती है। यहाँ पर AB जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, उसको हम सिंबॉलिकली B मान लेते हैं और T0 तनाव मान लेते हैं। B बिंदु साम्यावस्था की स्थिति को दर्शाता है और इस साम्यावस्था की स्थिति यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो तनाव होगा वो पार्टिकल के वेट के बराबर होगा, यानी T0 इज इक्वल टू mg। ये साम्यावस्था की स्थिति हुई। अब T0 यानी तनाव का मान हम हुक्स लॉ से ज्ञात करेंगे। हुक्स लॉ के अनुसार टेंशन जो है वो लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ के बराबर होता है। यहाँ पे लैम्डा एज इट इज़, एक्सटेंशन AB यानी B है स्मॉल और नेचुरल लेंथ L दी हुई है तो L हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया T0 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू B बाई L और इस इक्विलिब्रियम पोजिशन से T0 इक्वल टू mg है, इसलिए हमारे पास फॉर्मूला आया mg इज इक्वल टू लैम्डा इंटू B बाई L। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब B पर जो मास है, पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हम खींच के किसी दूरी C तक ले जाते हैं। ये दूरी BC हम C मान लेते हैं और यहाँ तक खींच के उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के पश्चात पार्टिकल B की तरफ गति करेगा और किसी समय T पर मान लेते हैं पार्टिकल P बिंदु पर है। ये BP दूरी हम स्मॉल x मान लेते हैं और तनाव इस समय T कैपिटल T मान लेते हैं। तो P बिंदु पर उस कण की गति का समीकरण होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस टी। इस केस में जो टेंशन होगा फिर हुक्स लॉ के अनुसार लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ। अब पार्टिकल P बिंदु पर है, इसका मतलब टोटल एक्सटेंशन हुआ AP। AB यानी स्मॉल b पहले ही था, x और बढ़ गया तो एक्सटेंशन हो गया B प्लस x और नेचुरल लेंथ L। तो हमारे पास फॉर्मूला हुआ mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस लैम्डा इंटू B प्लस एक्स बाई L। इसको हम यूँ लिख सकते हैं mg माइनस लैम्डा B बाई L माइनस लैम्डा x बाई L। mg और लैम्डा B बाई L कैंसिल हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमारे पास रिजल्ट बचता है mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई L इंटू x। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई LM इंटू x। लैम्डा बाई LM की वैल्यू फिर हम समीकरण नंबर 1 से चेंज करें तो हमारे पास रिजल्ट है माइनस जी बाई बी ऑफ x। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई बी ऑफ x ये समीकरण दर्शाती है कि मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक है, क्योंकि यह x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है जहाँ म्यू का मान है g बाई बी। और चूँकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को दर्शाती है इसलिए इस समय गति का आवर्तकाल होगा फॉर्मूले से 2 पाई बाई रूट म्यू और म्यू की वैल्यू रखें तो हमारे पास आवर्तकाल है 2 पाई रूट ऑफ B बाई जी।
अब पार्टिकल P से और ऊपर चलेगा तो हमारे पास दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि जो लेंथ C है वो B से छोटी हो, यानी BC इज़ लेस देन AB। अगर BC की वैल्यू AB से छोटी है तो जब पार्टिकल ऊपर चलेगा तो वो A से पहले ही कहीं विरामावस्था को प्राप्त हो जाएगा, और चूंकि पार्टिकल A तक नहीं पहुंचा है, अर्थात वह अपनी स्वाभाविक लंबाई तक नहीं पहुंचेगा, तो उसमें विस्तार बना रहेगा। विस्तार बना रहेगा तो तनाव बना रहेगा, तनाव बना रहेगा तो सरल आवर्त गति बनी रहेगी। इसलिए इस केस में मोशन जो है पार्टिकल का वो थ्रू आउट सिंपल हार्मोनिक मोशन बना रहेगा, और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो BC यानी C होगा, और आवर्तकाल होगा वो 2π√B/g। दूसरी स्थिति में जब लेंथ C लेंथ B से ज़्यादा हो, यानी BC इज़ ग्रेटर देन AB, BC जो है वो AB से ज़्यादा है, तो इस स्थिति में कण ऊपर चलते हुए A के ऊपर चला जाएगा, किंतु जैसे ही पार्टिकल A पर पहुंचेगा वह अपनी स्वाभाविक लंबाई को प्राप्त हो जाएगा, और A से ऊपर जाते ही रस्सी ढीली पड़ जाएगी, यानी उसमें विस्तार समाप्त हो जाएगा। विस्तार समाप्त हो जाएगा तो उसमें तनाव समाप्त हो जाएगा, और तनाव समाप्त हो जाएगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी समाप्त हो जाएगा, और पार्टिकल जो A पर वेलोसिटी है उस वेग से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन पार्टिकल ऊपर की ओर गति करेगा, और वह गति तब तक जारी रहेगी जब तक पार्टिकल का वेग शून्य नहीं हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि A पर उसकी गति क्या है। तो सर्वप्रथम वापस समीकरण 2 से शुरू करते हैं। समीकरण 2 था x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस g/b ऑफ x। इसको हम यूँ लिख सकते हैं b dv/dx इज इक्वल टू माइनस g/b ऑफ x। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए इंटीग्रेट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है v² इज इक्वल टू माइनस g/b ऑफ x² प्लस k। अब प्रारंभ में पार्टिकल को C बिंदु पर छोड़ा था, तो इनिशियली एट द पॉइंट C x इक्वल टू BC इक्वल टू C एंड v इक्वल टू 0। x इक्वल टू C और v इक्वल टू 0 मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा g/b ऑफ c²। ये k का मान वापस इस समीकरण में रखें तो वेलोसिटी है v² इज इक्वल टू g/b ऑफ c² माइनस x²। अब पार्टिकल की वेलोसिटी हमें A बिंदु पर ज्ञात करनी है, इसलिए मान लेते हैं कि सिंबॉलिकली वेलोसिटी जो A बिंदु पर है उसको हम VA कह देते हैं, और यहाँ पर VA ज्ञात करने के लिए हम x की वैल्यू AB के बराबर, यानी B है, AB का मान स्मॉल b था, और चूंकि B के नेगेटिव डायरेक्शन में तो यहाँ पर x की वैल्यू -b रखेंगे, तो हमें VA ज्ञात हुआ VA² इज इक्वल टू g/b ऑफ c² माइनस b²। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो पार्टिकल इस गति से A से ऊपर की तरफ जाएगा, और वह बिंदु जहाँ पर पार्टिकल विरामावस्था को प्राप्त होगा उसके लिए हमें v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ h इज इक्वल टू va²/2g। यहाँ प्रारंभिक गति va है तो यहाँ पे va²/2g, और जब va की वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 से यहाँ रखेंगे तो हमें h यानी पार्टिकल कितनी ऊंचाई तक जाएगा उसका मान प्राप्त हो जाएगा, और वह c² माइनस b²/2b के बराबर प्राप्त होगा। तो इस ऊंचाई पर पहुँच के पार्टिकल की गति शून्य हो जाएगी, वेग शून्य हो जाएगा, और पार्टिकल पुनः नीचे की तरफ आएगा, और जैसे ही पार्टिकल A को क्रॉस करेगा उसमें विस्तार आ जाएगा, विस्तार आएगा तो तनाव आ जाएगा, तनाव आएगा तो फिर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक गति को प्राप्त करेगा। तो इस तरह इस पार्टिकल की वर्टिकल यानी प्रत्यास्थ डोरी की ऊर्ध्वाधर गति का अध्ययन हम करते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न लेते हैं। One end of an elastic string is fixed and to the other end is fastened a particle heavy enough to stretch the string is double its natural length A. The string is vertically drawn down till it is 4 times its natural length and then let go. Prove that the particle will return to this point in time root of A by g into 2 √3
प्लस 4π/3। यानी एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा स्थिर है और इसके दूसरे स्थिर सिरे पर एक ऐसा कण बंधा हुआ है जिसका भार डोरी को उसकी स्वाभाविक लंबाई a की दुगुनी लंबाई तक बढ़ा देता है। डोरी ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर इतनी खींची जाती है कि वह अपनी स्वाभाविक लंबाई की 4 गुनी हो जाती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि कण उस बिंदु पर निम्न समय पश्चात पहुंचेगा और समय है √a/g × 2√3 + 4π/3 दिया हुआ है। एक रस्सी है जिसकी लंबाई a है और जब उस पर उसका एक सिरा स्थिर है और दूसरे सिरे पर एक m द्रव्यमान का मास बांधा जाता है और जब उस मास को बांधते हैं तो डोरी की लंबाई दुगुनी हो जाती है। इसका मतलब है कि डोरी में जो विस्तार है वो उसकी लंबाई के बराबर हो जाता है। तो O बिंदु स्थिर बिंदु हो गया और A पर हमने पार्टिकल m मास का बांधा है और जब हम इसको बांधते हैं तो रस्सी लंबी होकर B बिंदु तक आ जाती है, यानी टोटल लंबाई OB हो जाती है और OB हमें 2a दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि स्वाभाविक लंबाई भी a है और उस पर विस्तार भी a है। ये साम्यावस्था की स्थिति हुई, यानी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम मान लेते हैं कि तनाव T0 है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेट इक्वल टू टेंशन यानी mg = T0 होगा और T0 की वैल्यू फिर हम हुक्स लॉ से ज्ञात करेंगे। तो हुक्स लॉ के अनुसार लैम्डा × एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ है और एक्सटेंशन भी a है, नेचुरल लेंथ भी a है। तो जब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास लैम्डा का मान आ गया mg। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर प्रश्नानुसार पार्टिकल B बिंदु से खींच के इतना दूर ले जाया जाता है कि टोटल डोरी की लंबाई 4 गुनी हो जाती है, यानी O से C तक की दूरी 4a हो गई। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो BC लेंथ हुई वो 2a के बराबर हुई, क्योंकि OA a है, AB भी a है, तो फिर BC 2a हुई ताकि टोटल लेंथ हो गई 4a। तो B से C तक यानी 2a लंबाई तक खींच के पार्टिकल को छोड़ दिया जाता है और मान लेते हैं कि किसी समय t पश्चात पार्टिकल P बिंदु पर है और BP दूरी हम x मान लेते हैं। तनाव इस समय कैपिटल T मान लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट P इज़ mx = mg - t। यहाँ t फिर हम हुक्स लॉ से ज्ञात करेंगे। पार्टिकल P बिंदु पर है तो उसमें टोटल एक्सटेंशन हुआ A से P तक। AB स्मॉल a है और BP x है, तो टोटल एक्सटेंशन हुआ a + x और नेचुरल लेंथ है a, तो t की वैल्यू हुई लैम्डा × a + x/a। चूँकि समीकरण नंबर 1 से लैम्डा और mg बराबर हैं तो हम इसका उपयोग करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा mx = -mg × x/a। यहाँ mg और लैम्डा कैंसिल हो चुके हैं और इस लैम्डा की जगह हमने mg सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आया x = -g/a ऑफ x। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। x को हम v/dv/dx लिख सकते हैं और अब हम इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है v² = -g/a ऑफ x² + k। इनिशियली पार्टिकल को C बिंदु तक खींचा गया था और B से C तक की दूरी 2a है, तो C बिंदु पर x का मान होगा 2a और वेलोसिटी होगी 0 और ये दोनों वैल्यूज़ जब हम यहाँ रखेंगे तो हमें k का मान प्राप्त होगा g/a ऑफ 4a²। ये k का मान पुनः हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है v² = g/a ऑफ 4a² - x²। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि पार्टिकल को C बिंदु से जब खींच के छोड़ते हैं तो पार्टिकल C से ऊपर कहीं जाके पुनः C तक लौटता है और हमें C से प्रारंभ करके पुनः C तक लौटने में उसको कितना समय लगता है ये ज्ञात करना है। तो समय निकालने के लिए हम यहाँ पे v में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो v² से हमारे पास है v = dx/dt और इसकी वैल्यू हो गई -√g/a √4a² - x²।
यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लेंगे क्योंकि पार्टिकल डिक्रीजिंग साइड मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल जब गति करता है तो x का मान घट रहा है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस चिन्ह यूज़ करेंगे। एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है dt इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ a बाई जी इंटू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इफ t1 be the time taken by the particle from the point C to A, then मतलब पार्टिकल यहाँ से प्रारंभ कर रहा है तो C से A तक पार्टिकल की सरल आवर्त गति है, तो हम पहले C से A तक का समय निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल को C से प्रारंभ करके A तक पहुँचने में t1 समय लगता है, तो dt की लिमिट हो गई 0 से t1 ऑफ dt माइनस रूट ऑफ a बाई जी एज इट इज़, और C से B तक 2a है और B से A तक माइनस a है, तो x की लिमिट हो गई 2a से माइनस a डी एक्स अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास है t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ a बाई जी कॉस इनवर्स ऑफ x बाई 2a लिमिट 2a टू माइनस a। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग लिमिट्स वी हैव रूट ऑफ a बाई जी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं रूट ऑफ a बाई जी इंटू 2 पाई 3। यहाँ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू हो गई 2 पाई 3 और कॉस इनवर्स 1 हो गया 0। तो t1 का मान आया रूट ऑफ a बाई जी इंटू 2 पाई 3। इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। a पॉइंट पर आने के बाद पार्टिकल a बिंदु को क्रॉस करेगा, और पार्टिकल जैसे ही a बिंदु को क्रॉस करेगा उसमें तनाव समाप्त हो जाएगा, और तनाव समाप्त होने के साथ सरल आवर्त गति भी समाप्त हो जाएगी। तो पार्टिकल a से ऊपर साधारण गति से ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत गति करेगा, और वहाँ पर अब सरल आवर्त गति नहीं होगी। तो वेलोसिटी पहले हमें a बिंदु पर ज्ञात करनी होगी। तो समीकरण 3 में जब हम x का मान माइनस a रखेंगे a बिंदु के लिए, तो हमें a बिंदु पर गति वेलोसिटी ज्ञात हो जाएगी, और उसको हम सिम्बॉलिकली va नाम दें। तो समीकरण 3 से हमारे पास है va स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई ए इंटू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। x की जगह हम यहाँ माइनस a लिखेंगे क्योंकि b से a की दूरी a है, तो माइनस a हो गया नेगेटिव साइड होने की वजह से। तो यहाँ पे a स्क्वायर की एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, और जब हम ये मान रखेंगे तो हमारे पास ba स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3ag। ये हमें a बिंदु पर वेग को रिप्रेजेंट करता है, ये समीकरण a बिंदु पर वेग को रिप्रेजेंट करता है। तो va स्क्वायर इज इक्वल टू 3ag। अब मान लेते हैं कि t2 बी द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम a टू मैक्सिमम हाइट, मतलब a से पार्टिकल ऊपर की तरफ गति करेगा, और मान लेते हैं कि अधिकतम ऊंचाई यानी वह जगह या वह ऊंचाई जहाँ तक पार्टिकल पहुँचेगा और वहाँ पहुँचकर पार्टिकल विरामावस्था को प्राप्त होगा। तो a से विरामावस्था की स्थिति तक पहुँचने में पार्टिकल को अगर t2 समय लगे तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी वाला। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी va है और टाइम हमने t2 मान लिया, तो फार्मूला है t2 इज इक्वल टू va बाई जी। va का ये मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास t2 की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 3a बाई जी। हैंस टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम c पॉइंट c टू मैक्सिमम हाइट, दैट इज़ दैट पॉइंट वेयर पार्टिकल कम्स टू रेस्ट इज t1 प्लस t2। यानी पार्टिकल c बिंदु से प्रारंभ होकर पार्टिकल उस ऊंचाई तक जहां वह विरामावस्था पर प्राप्त होता है वहां तक पहुंचने में उसको कुल समय लगेगा t1 प्लस t2। t1 और t2 के मान हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है रूट ऑफ a बाई जी इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस रूट ऑफ 3a बाई जी। इसको हम यूँ लिख सकते हैं रूट ऑफ a बाई जी इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस रूट ऑफ 3। विरामावस्था से वापस पार्टिकल नीचे आके पुनः c बिंदु तक पहुंचेगा, तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम हो गया 2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2, यानी रिक्वायर्ड टाइम टू रिटर्न टू दिस पॉइंट c विल बी 2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। और t1 प्लस t2 की ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ a बाई जी इंटू 2 पाई बाई 3 प्लस रूट 3, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं रूट ऑफ a बाई जी इंटू 2 रूट 3 प्लस 4 पाई बाई 3, और यही हमें सिद्ध करना था।